जी गुड इवनिंग क्लास। Good evening, sir. Yes, sir. जी Good evening, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कल की क्लास में हम लोग धारा 52 तक सीआरपीसी देख चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं धारा 53 से सीआरपीसी को। देखिए, धारा 53 जो है वो बात करती है किसकी, अभियुक्त जो है, एक्यूज जो है किसी मामले का, उस एक्यूज़ की जो है किसी चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसकी क्या कराएगा, एग्जामिनेशन कराएगा, जांच कराएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है धारा 53 भाई। ये कह रहा है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच अ नेचर एंड alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। ठीक है, देखिए धारा 53 कुछ विशेष प्रकार के मामलों में एक्यूज की जांच कराने की व्यवस्था करता है। धारा 53 कह रहा है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें जो एक्यूज है कि उसकी बॉडी से कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है जो उसके द्वारा किए गए अपराध में एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हो। तो वैसी परिस्थिति में धारा 53 में जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी होना चाहिए कैसा, कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का ना हो, यानी कि मिनिमम सब इंस्पेक्टर उसको होना चाहिए। उसकी प्रार्थना पर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उस व्यक्ति की मेडिकल जांच करेगा जिसके लिए पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसा किया जाना आवेदित किया गया हो, उसने एप्लीकेशन दी हो, प्रार्थना की हो कि भाई इस व्यक्ति के शरीर से हमें कुछ ऐसी एविडेंस प्राप्त हो सकती हैं जो इसके द्वारा किए गए अपराध को साबित करने में न्यायालय के समक्ष जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो वैसी अवस्था में धारा 53 कहता है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। और किसकी प्रार्थना पर कराया जाएगा, पुलिस ऑफिसर की प्रार्थना पर कराया जाएगा। और पुलिस ऑफिसर कौन होना चाहिए, नॉट द बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे का अधिकारी ना हो। तो धारा 53 का हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं। क्लॉज 1 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है, अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज़ को, और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। देखिए, हर एक एक्यूज़ का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये केवल और केवल उन विशिष्ट मामलों के लिए धारा 53 अलाउ करती है जो कि ऐसे मसले हों जिनसे मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा कोई एविडेंस मिलने की संभावना हो। ठीक है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। ठीक है, उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ क्या कहा गया है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर वैसे व्यक्ति की जांच करेगा और वो खुद कर सकता है या अपने निर्देशाधीन उसके साथ काम करने वाले लोग भी तो सहायता करते हैं ना डॉक्टर की किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ अलाउ किया गया है। ठीक है,
और वहाँ ये भी कहा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए हो सकता है कि वो एक्यूज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयार ना हो, तो वहाँ उसके लिए आवश्यक बल प्रयोग भी उसके लिए किया जा सकता है। इतना अथॉरिटी भी इस धारा 53 में दी जा रही है पुलिस अधिकारी। ठीक है जी, क्लियर है अब सबको? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज़ सभी को आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सभी को दिक्कत है या केवल सदप को है भाई, बताइए जरा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट जी। हाउ इज दैट, अब कैसा है? हाँ जी अभी आप सही है जी। तो इसका क्लॉज 2 देखते हैं, धारा 53 का क्लॉज 2 देखते हैं भाई। ये कह रहा वेन एवर द पर्सन ऑफ ए फीमेल इज टू बी एग्जामिन्ड अंडर दिस सेक्शन द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाई और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और 53 का 2 कह रहा है कि यदि एक्यूज महिला है तो उस महिला की जांच जो है वो महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा ही कराई जाएगी। ठीक है, इज दैट ओके? और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, वो कह रहा है कि इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 53A एंड 54, ठीक है, ये एग्जामिनेशन शब्द आया जो है, एग्जामिनेशन शब्द को स्पष्ट किया गया है कि एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। और ये इस धारा 53 के लिए, 53A के लिए और 54 के लिए एग्जामिनेशन का वही अर्थ होगा जो यहाँ बताया जा रहा है। तो देखते हैं, ये कह रहा है एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है सर जी, सर हाँ बोलिए। सर ये 53 जो है ये अक्यूज्ड को एग्जामिन वो उसका मेडिकल कराने के लिए, तो सर ऐसे क्या एविडेंस होंगे जो हमें मतलब उससे वो मिलेंगे? एक्यूज्ड के समझ में नहीं आया कि उसका जो विक्टिम का भी सुना। अभी थोड़ा धैर्य रखें, जैसे पूरी धारा क्लियर होगी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी एग्जामिनेशन वही बताने जा रहा है। ठीक है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो समझ लीजिए, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये कह रहा है एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स, सीमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। समझ आया? ठीक है, अच्छा। और स्पुटम एंड स्वेट, हेयर सैंपल्स एंड फिंगर नेल्स clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। तो यहाँ एग्जामिनेशन शब्द को बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है स्पष्टीकरण में कि जो परीक्षा शब्द आया है धारा 53 में, जो अभियुक्त की परीक्षा, ये मेडिकल परीक्षा है, तो ये धारा 53A आगे हम पढ़ेंगे और 54 पढ़ेंगे, तो उसके लिए परीक्षा शब्द को यहाँ परिभाषित कर दिया इन्होंने, एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कह रहा है कि परीक्षा में खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों और उंगली के नाखूनों की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत DNA प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे। तो समझ आया सदप कि एक्यूज की भी क्यों जांच कराई जा रही है। मान लीजिए कोई रेप का एक्यूज है, तो रेप के एक्यूज के जांच की जाएगी, उसका DNA प्रोफाइलिंग किया जाएगा, उसके सीमेन के टेस्ट लिए जाएंगे, फिर पीड़ित का भी जांच की जाएगी, है ना। तो एक साइंटिफिक एविडेंस के लिए ये धारा 53 अलाउ कर रही है। क्लियर हुआ कुछ? ओके सर, ओके, है ना। जी सर। इसी से संबंधित एक मैटर आया था मेरे पास बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का जी। तो वहाँ पे क्या है कि उनको जजमेंट में फाइन लगी थी। हाँ। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनकी मेडिकल वाली वो पढ़ी
तो जो ब्लड की रिपोर्ट थी, जो वहाँ पे वेपन ब्लीड वगैरह मिला था मर्डर में, और जो एक्यूज के ब्लड के सैंपल थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, वो मैच नहीं कर रहे थे। केवल इसी आधार पर उसको बरी कर दिया गया। बिल्कुल, ये साइंटिफिक एविडेंस है। और इसका पार्ट बी कह रहा है भाई, एक्सप्लेनेशन का पार्ट बी कह रहा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात धारा 53 में बताई गई है, उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो ये कह रहा कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possesses any medical qualification as defined in clause H of section 2 of the Indian Medical Council Act 1956 and whose name has been entered in a state medical register। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, तो उसके बारे में धारा 6 बता रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये कह रहा है कि रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड ज में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। सर वो वॉइस प्रॉब्लम अगेन। हाँ जी, तो हम एक्सप्लेनेशन का पार्ट बी पढ़ रहे हैं। धारा 53 में जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो पार्ट बी में ये बताया गया है। अब कैसी स्थिति है आवाज़ की? जी सर अभी सही है जी। तो आरएमपी बोले तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यहाँ समझाया गया है, और इसके लिए ये कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम एक है 1956 का, और उसकी धारा 2 के खंड ज में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता वो रखता हो, जहां उसमें बताई गई है कि भाई ये अर्हता उसके पास होनी चाहिए। वहाँ जो भी बताया गया होगा, ये तो हम उस धारा को पढ़ के ही बता सकते हैं कि वहाँ क्या दिया हुआ है, कि वहाँ वो मिनिमम MBBS है कि BAMS भी हो सकता है ना, व्हाट्सोएवर, ठीक है। और उसके अलावा उसको अर्हता तो है ही है, फिर उसका नाम जो है राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में भी प्रविष्ट किया जाना ज़रूरी है। जैसे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, इनके लिए एक, जैसे हमारी बार एसोसिएशन, हमारी जो बार काउंसिल है, इसी प्रकार मेडिकल काउंसिल है मेडिकल वालों की, तो उनके नाम भी इसी प्रकार, जैसे हम एडवोकेट्स को लाइसेंस प्राप्त होता है विधि व्यवसाय करने का, इसी प्रकार डॉक्टर्स को भी जो है मेडिकल काउंसिल से लाइसेंस लेना होता है मेडिकल प्रैक्टिस का, ठीक है। तो ये उसी की बात कह रहा है कि बंदा जो है वो ऐसा होना चाहिए, कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इन्होंने यहाँ समझाया है इसको, ठीक। अब 53A स्पेसिफिकली जोड़ा गया है इसमें, और ये इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005, और इसको जो इफ़ेक्ट प्रदान किया गया है वो 23/6/2006 से किया गया है। और यहाँ स्पेशल 53A में व्यवस्था कर दी गई है कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये कह रहा है 53A स्पेशल जोड़ा गया है किसके लिए? जो कि बलात्संग का अपराधी होगा, उसके लिए धारा 53A में विशेष व्यवस्था की गई है। वो कह रहा है कि वन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of such offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority, and in the absence of such practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of a police officer not below the rank of a sub-inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose।
तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एक विशेष बात बताई गई है कि रेडियस बताया है। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन का एक सवाल हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक रेडियस बताया गया है कि यदि वहाँ जहाँ अपराध हुआ है वहाँ अगर कोई आरएमपी नहीं मिल रहा है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मिल रहा है, तो उस स्थान से 16 किलोमीटर के रेडियस में हम फिर सर्च करेंगे कि भाई यहाँ नहीं है, तो 16 किलोमीटर के रेडियस में नॉर्मली कोई ना कोई ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल ही जाएगा जो कि ऐसी जांच करेगा। तो 53A कह रहा है कि बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। ठीक है, तो ये कह रहा है वो सारी व्यवस्था जो 53 में बताई गई है लगभग सेम है, बस ये स्पेसिफिकली जो है रेप के एक्यूज़ के लिए धारा 53A को इसमें इंसर्टेड किया गया है, और ये 23/6/2006 से ये प्रभावी हुई है। और ये क्या कह रहा है, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ये कह रहा है जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न, रेप या अटेम्प्ट टू रेप करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा में ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय के लिए और उस स्थान में जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक से अब निम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा। ठीक है जी, समझ आ गया? इज दैट क्लियर? जी, मेरी आवाज़ अब कैसी आ रही है आप लोगों को? अमित सर सही आ रही है जी। सर मुझे तो शुरू से ही सही आ रही है। अच्छा, हो जाता है कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी मेरी साइड हो गया या आपकी साइड हो गया। हाँ सर हाँ सर वो जो ये है पुलिस ऑफिसर जो है अगर वो मौजूद नहीं है तो वो उनको अपने जो रैंक को हाँ निवेदन पर जो भेजेगा तो उसको क्या बोलेंगे? चिट्ठी आ रही? क्या दोबारा सवाल कौन सी पूछिए? चिट्ठी? उस चिट्ठी का नाम क्या होगा सर? कौन सी चिट्ठी का? मतलब सर जैसे कि सर मतलब जो उसको सीएमओ को भेजी जाएगी वो चिट्ठी सीएमओ बोली जाएगी मेडिकल के लिए। नहीं, वो देखिए उसके निवेदन पर वो एक प्रार्थना पत्र है एक्चुअली, वो एक मेडिकल के लिए एक निवेदन है वो। ठीक है, उसको आप चिट्ठी कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो निवेदन करेंगे उनसे कि आप ये व्यक्ति जो है ऐसे किसी अपराध के लिए इसको गिरफ्तार किया गया है कि इसके बॉडी से अगर जांच की जाएगी तो अपराध से संबंधित कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिलने की प्रबल संभावना है। तो वैसी अवस्था में ये मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो है रिक्वेस्ट करेगा पुलिस अधिकारी, और उसकी निवेदन पर ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो उसकी जांच करेगा। ठीक है, समझे? और इसमें जो ये 16 किलोमीटर का रेडियस बताया है इसको दोबारा समझ लीजिए। ये कह रहा है इट शैल बी लॉफुल फॉर ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन ए हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट और बाय ए लोकल अथॉरिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन the radius of 16 kilometers from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner। यहाँ ये कहा गया है कि जहाँ अपराध हुआ है तो यदि उसके 16 किलोमीटर की परिधि में कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल गया तो ठीक, अगर 16 किलोमीटर की परिधि में कोई नहीं है तो उस परिधि से बाहर जाकर भी जो है वो ये जांच उस वैसे व्यक्ति की कराई जा सकती है। समझ रहे हो ना? हिंदी वर्जन देखिए, ये कह रहा है कि इस व्यक्ति की परीक्षा में ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा। देखिए
या तो सरकार कोई हॉस्पिटल रन कर रही हो या कोई लोकल अथॉरिटी कोई हॉस्पिटल रन कर रही हो। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि नगर निगम वगैरह, नगर पालिका वगैरह के भी अस्पताल होते हैं, तो उस प्रकार के अस्पताल में या राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए अस्पताल में, है ना। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है बाकी फिर बाद में, तो चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसाय की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए। तो ये कह रहा है कि अगर 16 किलोमीटर की परिधि में कोई ऐसा या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना मिले या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा चलाया गया कोई हॉस्पिटल ना मिले, तो फिर पुलिस अधिकारी के पास ऑप्शन ये है कि वो किसी अन्य रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी वो जांच करा ले। तनुज भाटी, ये क्लियर हुआ ये बात 16 किलोमीटर की परिधि वाला? जी सर, क्लियर है। हाँ, इसमें ये बताया कि 16 यानी किलोमीटर, सर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं। हाँ, अगर 16 किलोमीटर की परिधि में राज्य 16 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिलती है, हाँ, तो फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी ऐसी जांच करा सकते हैं। और यदि 16 किलोमीटर के अंदर आपके पास ऑप्शन है तो आपको पहला ऑप्शन वही यूज करना है, राज्य सरकार वाला। ठीक है भाई? जी सर जी, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार के इन धाराओं पे ना प्रॉब्लम बेस्ड सवाल भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें ये परिधि का सवाल उसमें डालते हुए ना आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि भाई 16 किलोमीटर की परिधि में कोई इस प्रकार का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो उसके पास क्या ऑप्शन है? तो उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर से भी वैसी जांच करा सकता है, और उसके बारे में वो लिखित रूप में अपने रिपोर्ट में लिखेगा कि भाई यहाँ जहाँ अपराध हुआ है इसके 16 किलोमीटर की परिधि में चूँकि कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस प्रकार का हमें नहीं मिला जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्य करता हो या किसी स्थानीय प्राधिकरण के हॉस्पिटल में कार्य करता हो, तो इस वजह से चूँकि 16 किलोमीटर की परिधि में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए ये जो जांच की जा रही है ये प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा की जा रही है। इज दैट क्लियर? एनू, समझ आ रहा है? जी। क्लॉज 2 कह रहा है जी सर। हाँ, 53A का क्लॉज 2 कह रहा है भाई कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शेल विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली। और सेकंड कह रहा है कि जो डॉक्टर जांच करेगा वो क्या पर्टिकुलर्स नोट करेगा, उसकी सूची यहाँ दी हुई है 53A के क्लॉज 2 में। और ये बताया गया है फर्स्ट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट। सबसे पहले उसका नाम नोट करेगा, उसका पता नोट करेगा, किसका? एक्यूज का। और फिर ये लिखेगा कि उसको लाया किसके द्वारा गया है, ब्रॉट बाय, है ना। और सेकंड लिखा जाएगा द एज ऑफ द एक्यूज, जो एक्यूज है उसकी उम्र क्या है उसको नोट किया जाएगा। थर्ड मार्क्स ऑफ इंजरी इफ़ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज, और उस एक्यूज के पर्सन पर, बॉडी पर कोई इंजरी के मार्क होंगे तो उनको नोट डाउन करेगा कि भाई यहाँ यहाँ इसको इंजरी है। ठीक है। फोर्थ कह रहा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द एक्यूज फॉर DNA प्रोफाइलिंग, और उसके बाद क्या, DNA प्रोफाइलिंग के लिए क्या क्या उसकी बॉडी से लिया गया है उसकी सूची तैयार करेगा। ठीक है भाई, उसके बाल का सैंपल लिया है, उसके नाखून का सैंपल लिया है, उसके थूक का सैंपल लिया है, उसका पसीने का सैंपल लिया है, व्हाट्सएवर। ठीक है। और फिफ्थ कह रहा है अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और उसके बाद पाँचवें में कहा गया है कि अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, उसके अलावा अन्य जो भी तार्किक रूप से कोई मटेरियल लिया जा सकता है तो उसके बारे में पाँचवें में लिखा जाएगा। और तीसरा कह रहा है द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रीशियसली द रीजन्स फॉर द ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। ठीक है। और चौथा कह रहा है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। और पांचवा कह रहा है कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
who shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as part of the documents referred to in clause A of subsection 5 of that section। ठीक है भाई। तो जो क्लॉज 2 है 53A का, वो कह रहा है कि ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा। बिना विलंब के क्या मतलब है कि डिले नहीं करेगा। जितना आप डिले करोगे परीक्षा में, जैसे ही आपके पास कोई बंदा लाया जाएगा तो यू विल हैव टू एग्जामिन दैट पर्सन विदाउट डिले, क्योंकि जितना हम डिले करते हैं उतना साइंटिफिक जो एग्जामिनेशन से रिजल्ट आने की संभावना है वो रिजल्ट गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी। विशिष्टियाँ होंगी उस रिपोर्ट में। कैसी? पहला, अभियुक्त का नाम और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लाया है उसका नाम और पता लिखेगा। ठीक है। अभियुक्त की आयु लिखेगा। अभियुक्त के शरीर पर यदि कोई चोट का निशान है तो उसको नोट करेगा। ठीक है। और फोर्थली कह रहा है कि डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से क्या क्या सामग्री ली गई है उसका वर्णन करेगा। ठीक है। और उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ, और उसके अलावा जो भी उसे तात्विक लगे कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है लिया जाना, तो उसको भी वो नोट डाउन करेगा। क्लॉज 3 कह रहा है कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। तो जो अपनी फाइंडिंग देगा तो फाइंडिंग को वो विद रीजनिंग लिखेगा कि क्या फाइंडिंग उसे प्राप्त हुई है। ठीक है। और परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि किस टाइम ये परीक्षा शुरू हुई थी और कितने समय तक ये परीक्षा चली, कितने समय में उसका ये परीक्षण उसने पूरा किया, तो उसका भी ड्यूरेशन उसमें अपनी रिपोर्ट में देगा। और नंबर 5 कह रहा है कि रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। जैसे ही वो अपनी फाइंडिंग प्राप्त कर लेता है अपने एग्जामिनेशन के द्वारा, तो अविलंब जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे भेजेगा? जो अन्वेषण अधिकारी है, आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको वो इसी रिपोर्ट भेज देगा। और जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा। तो जब 173 की रिपोर्ट फाइल करेगा वो आईओ, तो उसको पार्ट बना के भेजेगा उस 173 की अपनी रिपोर्ट का। केस डायरी का पार्ट होगा वो। यस यस यस, दैट विल बी पार्ट ऑफ द केस डायरी। मतलब कि फाइनल रिपोर्ट जो लगाता है बंदा, जो अंतिम रिपोर्ट जो अपनी तैयार करके भेजता है आईओ, 173 की रिपोर्ट उसको बोलते हैं। ठीक है। चार्जशीट में सर। हाँ सर चार्जशीट में। हाँ, चार्जशीट के साथ जो भी बिल्कुल। आरोप पत्र जब फाइनली भेजेगा तो वो सारा बंच का बंच अपनी पूरी केस डायरी, आरोप पत्र, वो सारा उसके साथ ये रिपोर्ट लग के जाएगी। ठीक है। और 54 कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, है ना, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। ये कह रहा कि व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। 54 कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसका परीक्षण किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में हो, और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाएगा। ये धारा 54 कह रही है। ठीक है। और प्रोवाइडेड कह रही है, इसकी प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय or under the supervision of a female medical officer, and in case the female medical officer is not available by a female registered medical practitioner। तो जो महिला है उसके लिए महिला डॉक्टर ही होगी या तो महिला कोई चिकित्सा अधिकारी हो उससे जांच कराई जाएगी, और अगर इन केस कहीं महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो फिर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हो, कोई लेडीज, उससे जांच कराई जाएगी।
और इसका क्लोज 2 कह रहा है कि द मेडिकल ऑफिसर और ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन मेंशनिंग देयर इन any injuries or marks of violence upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted। और ये कह रहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का इस प्रकार परीक्षण करने वाला चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे परीक्षण की अभिलेख उसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर या किसी क्षति या हिंसा के चिन्ह और उस अनुमानित समय जब ऐसी क्षतियाँ या चिन्ह कारित किए गए हों का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा। तो वो देखेगा डॉक्टर कि भाई ये जो अरेस्टेड पर्सन है इसकी बॉडी पे कोई चोट वोट के निशान तो नहीं है ना, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। अगर चोट के निशान हैं तो उनके बारे में बताएगा कि भाई लगभग कितने पुराने हैं, है ना, भाई नेचर कैसी है, उस समय कितना लगभग हुआ है, आइडिया लगा लेते हैं वो चोट की स्थिति से डॉक्टर्स, एक अप्रोक्सीमेट समय वो दे देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अक्यूज़ अरेस्ट हुआ तो पुलिस के द्वारा उसके साथ 3rd डिग्री तो इस्तेमाल नहीं किया गया, है ना, तो वैसी स्थिति के लिए वो रिपोर्ट तैयार करता है। और कई बार अगर 3rd डिग्री में उसको कोई चोट वोट आ जाती है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस फिर एक मुकदमा लिख लेगी उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का, और बोला कि इसने जो है जब हमने इसको अरेस्ट किया तो उसको अरेस्ट करने में जो रीज़नेबल बल का प्रयोग किया गया उसकी वजह से इसको ये इंजरी आ गई, या फिर इसने अपने आप को बचाने के लिए खुद को चोटिल कर, जो इसको चोट लगी है ये इसने खुद चोटिल अपने आप को मार लिया, ये मतलब इस प्रकार की स्टोरीज़ वो मेड आउट करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, समझ रहे हो ना। और उपधारा 3 इसकी कह रही है भाई, ये कह रहा वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड, मतलब कि क्या सर, हाँ सर यस, दोबारा से एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है सर? किसका? जब इसमें 53 में ये हो गया अक्यूज का एग्जामिनेशन हो गया, तो 54 में तो यही व्यक्ति है गिरफ्तार व्यक्ति। एक्चुअली 54 और 53 में तो कंडीशनल उन्होंने बात रखी है कि उनको कोई ऐसी आवश्यकता है कि साइंटिफिक रीज़न मिलने की है, और 54 में तो सामान्य है कि हर अरेस्टेड व्यक्ति का मेडिकल 54 में होगा ही होगा, ठीक है ना। 54 में उसको सामान्य उसका मेडिकल कराया जाएगा कि इसको यही सर, हाँ, वो किसी भी अपराध के लिए हो, भले ही वो बेबल ऑफेंस क्यों ना हो, उसमें अगर गिरफ्तार किया गया है देखो जो बात अरेस्टिंग की है, बंदा अरेस्ट किया जा रहा है तो अरेस्टिंग की अवस्था में उसका मेडिकल जो है वो पुलिस कराएगी, है ना, वो उसको बिल्कुल ये भाई उसको वहाँ प्रस्तुत करना है, उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना है, तो मेडिकल की ये औपचारिकता तो निभानी पड़ती है उनको। भाई कहीं चोट लगी है, उसको कुछ हुआ है तो कुछ ना कुछ बात निकल के आ जाए, तो इस टाइप की। और मैंने बताया कि अगर उसको इंजरी वगैरह हो जाती है कई बार पुलिस की अरेस्टिंग के दौरान, या पुलिस ने कोई पूछताछ के दौरान उसको 3rd डिग्री दी है, उसके मार्क भी आ सकते हैं, तो वैसी व्यवस्था के लिए वो अपना सेफ गार्ड लेके चलते हैं, ठीक है। और नंबर 3 कह रहा कि वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सब सेक्शन 1 अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड by the medical officer or registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrested person। और ये कह रहा कि जहाँ धारा 1 के अधीन कोई परीक्षण किया गया जाता है तब ऐसे परीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति चिकित्सा अधिकारी या यथास्थिति पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। तो वैसे मेडिकल की जो धारा 54 में मेडिकल हो रहा है उसकी कॉपी या तो एक्यूज़ को दी जाएगी, या एक्यूज़ के द्वारा नॉमिनेटेड किसी व्यक्ति को, उसकी पसंद का कोई व्यक्ति हो सकता है, तो एक्यूज़ कह सकता है कि भाई मेरी रिपोर्ट जो है आप मेरे भाई को, मेरे मित्र को, मेरे रिश्तेदार को, किसी भी अपने जो शुभचिंतक उसको अपना लगता है उसको 54 के 3 में वैसी रिपोर्ट की प्रति प्रदान की जाएगी। इज़ दैट ओके? क्लियर है भाई? और धारा 54A फिर इसमें
इंसर्टेड की गई है। कब से? ये भी 2005 के अमेंडमेंट से आई है 54A। ये कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त जो है वो धारा 54A में बताई गई है। शिनाख्त से तो आप सभी समझते होंगे, शिनाख्त किसको कहते हैं? PIP सर। है जी ना, ये वो वाली शिनाख्त नहीं है। साधारण भाषा में PIP बोल देते हैं सर इसको, TIP कराना। हाँ जी जी जी, देखते हैं क्या कहता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, ये कह रहा वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एन अदर पर्सन और पर्सन्स इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, द कोर्ट having jurisdiction may on the request of the officer in charge of a police station direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जहाँ कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकता है। ठीक है, और इसका प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, सच process of identification shall take place under the supervision of a judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is compatible with, provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed। ठीक है, तो शिनाख्त परेड आप जिसको हम लोग एविडेंस एक्ट में कहाँ पढ़ते हैं इसको? सर सेक्शन 9 में सर। जी, तो उसी प्रकार ये किन परिस्थितियों में होती है शिनाख्त भाई? शिनाख्त की आवश्यकता सामान्यतः किन मामलों में पड़ती है? जैबनिशा सैफी, आप बताइए। जी पता नहीं है सर। कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता लग जाएगा। कोई बताना चाहेगा अपनी तरफ से शिनाख्त की आवश्यकता किन मामलों में पड़ती है? अमित, परवेश। सर वैसे तो उसमें है कि जब कोई विक्टिम द्वारा या कोई इंजर्ड है उसी के द्वारा अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये एक्यूज थे, जहां उनका नाम पता कुछ मालूम ना हो, तो उनके लिए वो शक्ल देख करके बता दे कि भाई ये व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे साथ में। बिल्कुल, देखिए हाँ, दो प्रकार के एक्यूज हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ घटना करने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे पहले से वो जानता हो, तो उस परिस्थिति में तो कोई शिनाख्त की आवश्यकता ही नहीं है। वो बाय नेम लिखेगा कि भाई फला फला व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की है ना, या जो भी अपराध किया है व्हाट्सएवर, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं मारपीट कह के चल रहा हूँ, तो वहाँ की तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ शिनाख्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एक्यूज़ है ऑलरेडी आइडेंटिफाई है, उसको जो है गवाह भी जानते हैं पहले से और उसको विक्टिम भी जानता है पहले से, तो उन परिस्थितियों में नो नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ जो एक्यूज़ है वो इस प्रकार की नेचर का है कि वो फर्स्ट टाइम में ही अपीयर हुआ है, जिसको पहले से ना गवाह जानते हैं और ना उसको विक्टिम जानता है। बस ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे हुलिया का व्यक्ति था और सामने आने पे मैं पहचान लूँगा। आप लोग देखते हो कहीं एफआईआर में लिखा जाता है कि भाई अज्ञात व्यक्ति आए और ऐसा ऐसा अपराध करके चले गए और जिनमें से हमने किसी व्यक्ति को ऐसा पहचाना है और सामने आने पर जो है हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये व्यवस्था तब लागू होती है जब अगर आप पहले से ही जानते हैं किसी व्यक्ति को और वो जो अरेस्टेड पर्सन है, जो एक्यूज है, तो वहाँ शिनाख्त की शिनाख्त उस व्यक्ति की आवश्यक हो जाती है जो प्रथम बार ही पिक्चर में आया हो। समझ आया जयबुनिशा?
जी सर। हाँ, तो वहाँ 54A फिर पिक्चर में आएगी। ये कह रहा है जहाँ कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है। तो आवश्यक तो तभी समझी जाएगी ना भाई, मान लीजिए किसी का अपहरण करके कोई ले गया, तो अपहरण करने वाला मान लीजिए पहली बार उसने देखा, पहले से उसको नहीं जानता है, तो फिर वो क्या कहेगा कि भाई मैंने उनमें से किसी व्यक्ति को देखा था या मैंने एक्यूज को देखा था और मैं सामने आने पर पहचान सकता हूँ। ठीक, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकता है। तो कहता कि आप इसको आइडेंटिफिकेशन परेड इसकी कराइए और वहाँ देखते हैं कि जो गवाह हैं, जो विक्टिम है, इसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। हो सकता है पुलिस किसी गलत व्यक्ति को उठा लाई हो, तो इसलिए शिनाख्त आवश्यक हो जाती है। और जिस एक्यूज को आप पहले से जानते ही हैं और आपने बाय नेम FIR की हुई है, तो वहाँ शिनाख्त की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। सदब, इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर सर। हाँ, प्रोविजो इसका कह रहा कि परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निर्योग्य है, तो शिनाख्त की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षणाधीन होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त उन ढंगों का प्रयोग करके करता है जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जो पीड़ित है, वो पीड़ित बेचारा इतना मानसिक रूप से टूटा हुआ है, डरा हुआ है, शारीरिक रूप से इस प्रकार की कोई निर्योग्यता उसमें आ गई है कि वो उन एक्यूज के सामने जाके उनको आइडेंटिफाई करने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो वहाँ उसके लिए व्यवस्था ये बनाई जाएगी कि कोई विशेष प्रकार से शिनाख्त की कार्रवाई कराई जाए। कई बार आपने देखा होगा कि एक्यूज को और जो विक्टिम को उनके बीच में एक पर्दा रख के दिखाया जाता है, जिससे सामने आने पे वो हो सकता है कि उसको भयभीत कर दे, है ना। तो वैसी अवस्था में आपने कई बार अगर कहीं एक्चुअली आपने जैसे ये क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरियल कभी देखा हो, तो उसमें अक्सर रेप की जो पीड़िता है, कोई बच्ची ऐसी है उसके साथ गलत काम हुआ है, तो वो सामने अगर पड़ेगी तो सामने से तो वो हिम्मत नहीं कर पाती, उसको जो है पर्दे के पीछे रखा जाता है और वहाँ से उसको दिखाया जाता है कि आप यहाँ से नज़र मार के बताइए। सामने जाने पे तो जो मेंटली पहले ही ब्रोक डाउन हुई पड़ी है बेचारी। तो इसमें फिर आगे प्रोवाइडेड है कि परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निर्योग्य है, तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। तो वैसी अवस्था में उसको उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? 55 बता रहा है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। 55 में व्यवस्था ये बताई गई है कि जहां पुलिस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है बिना वारंट के गिरफ्तारी पे, तो 55 पिक्चर में आएगी। ये कह रहा है कि व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, ठीक है, requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant otherwise than in his presence any persons who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offence of the other cause for which the arrest is so to be made, and the officer so required shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by such person shall show him the order। ये कह रहा है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है, तो वैसी प्रतिनियुक्ति का एक लिखित आदेश उसको देगा। समझ लो ना, ऑफिसर इंचार्ज है मान लीजिए, और वो स्वयं ना गिरफ्तार करके अपने किसी सबऑर्डिनेट से गिरफ्तारी कराना चाह रहा है, तो धारा 55 में प्रक्रिया बताई गई है। और धारा 55 के अधीन वो जो व्यक्ति है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, उस केस का आयु है, मान लीजिए वो खुद नहीं अरेस्ट कर पा रहा है, तो अपने किसी सबऑर्डिनेट को उसके लिए
इन राइटिंग ऑर्डर देगा उसको धारा 55 के अधीन, और फिर जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी डिमांड पर वैसा ऑर्डर उसको दिखाया भी जा सकता है। वो कहेगा कि मुझे ऑर्डर तो दिखाओ मेरी अरेस्टिंग का, तो वैसा ऑर्डर क्या क्या है कि उसको आदेश का सार जो है गिरफ्तारी करने से पूर्व सूचित करेगा। तो ये कह रहा है कि जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे आदेश दिखा देगा। देखिए कई मामलों में मान लीजिए जो थाने का भारसाधक अधिकारी है वो अपनी व्यस्तता की वजह से खुद नहीं गिरफ्तार कर पा रहा है, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी होती हैं, तो वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी जो है वो क्या करता है प्रतिनियुक्त कर सकता है अपने स्थान पर कि आप मेरे अधिकारों का प्रयोग करते, एक तरह से डेलीगेट करता है अपनी पावर को, और वो डेलीगेशन जो पावर का डेलीगेशन होगा वो लिखित रूप में होगा। कई मामलों में क्या होता है कि जो विशेष प्रकार के कुछ मामले होते हैं तो उनमें जो आईओ होते हैं वो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी भी होते हैं। ऐसे कौन से मामले होते हैं अमित जिनको डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेट करता है? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। मैं ये पूछा कि ऐसे कौन से अपराध होते हैं जिनके अपराध का अन्वेषण डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी करता है? जो हीनियस क्राइम होते हैं सर, जैसे रेप के साथ मर्डर है या डाउरी डेथ है या हत्या है या कहीं और हीनियस क्राइम जो आते हैं उन्हीं की वो करते हैं इन्वेस्टिगेशन। नहीं, एक्चुअली हीनियस क्राइम तो 302 भी होता है, लेकिन 302 की सामान्य अवस्था में जो आईओ हो सकता है वो सब इंस्पेक्टर होते हैं। थाने का भारसाधक अधिकारी खुद भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है। जो डाउरी डेथ है हाँ। या जलने से जो डेथ होती है, एक्चुअली आप एक तो SC ST के जो मामले होंगे उनमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो CO रैंक का डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी ही होता है हमेशा, ये मैंडेटरी है। और जो 304B के मामले होते हैं, है ना, 304B की भी जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो डिप्टी एसपी ही करेगा। तो ये धारा 55 ऐसी अवस्थाओं के लिए, क्योंकि डिप्टी एसपी जो है वो काफ़ी व्यस्त पद है, तो वो खुद गिरफ्तार ना करके किसी को अगर गिरफ्तार कराना है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को, वैसे ही थाना इंचार्ज भी अपने सबऑर्डिनेट को धारा 55 के तहत अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाइए। आईओ तो मैं हूँ, अरेस्टिंग पावर मुझे है, लेकिन धारा 55 में ये बताया गया है कि वैसा व्यक्ति अपने किसी सबऑर्डिनेट को भी अपनी पावर ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसके लिए उसको रिटिन लिखित रूप में, ऐसा ओरली नहीं चलेगा, आप उसको बाकायदा एक तरह से अपॉइंट करोगे अपने स्थान पे गिरफ्तारी के लिए। ठीक है जी। और इसकी उपधारा कह रही है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट ए पर्सन अंडर सेक्शन 41। और इसकी 2 कह रही है कि उपधारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है। तो धारा जो उपधारा 2 है वो उपधारा 1 के बारे में ये कह रही है कि यहाँ जो बातें बताई गई हैं, किसी पुलिस अधिकारी को धारा 41 के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तारी का जो राइट मिला हुआ है वहाँ, उस राइट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 41 के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के, वो हम 41 में पढ़ के ही आए हैं। ठीक है। तो वहाँ अगर कोई ऐसे व्यक्ति को पुलिस तत्काल 41 के तहत अरेस्ट कर रही है तो वहाँ वो ये नहीं कह सकता कि लाओ जी मुझे चिट्ठी तो दिखा दो अरेस्टिंग वाली। समझ रहे हो ना। धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी स्वतंत्र है, वहाँ उसको अगर वो मिलता है तो बिना लिखित आदेश के भी उसको अरेस्ट कर सकता है। परेश भाटी जी, उपधारा 2 समझ में आई? जी सर। हाँ, वैसे तो प्रक्रिया बताई है वहाँ, लेकिन अगर 41 के तहत कोई बंदा फंस रहा है
और 41 की शर्तें पूरी हो रही है, तो वहाँ वो व्यक्ति पुलिस अधिकारी को ये नहीं कह सकता कि जाओ पहले लिखवा के लाओ, ठीक है, वो उसको अरेस्ट कर लेगा 41 के तहत। क्लियर हुआ सदब? जी सर। और 55A कह रहा है ऐसे ही डायलॉग होता था सर कि वारंट है तुम्हारे पास, दिखाओ मेरे वारंट। सही बात है। जी जी, यही होते हैं। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो यही कहते हैं कि वारंट दिखाओ हमारा। हाँ, तो 55A कह रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड। और 55A इसका बोल रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के और स्वास्थ्य का और सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? किसी अभियुक्त की अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्त देख रेख करे। जो आपकी कस्टडी में व्यक्ति है जिसको आपने अरेस्ट किया है, तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान आप रखेंगे, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, उसको गड़बड़ ना हो जाए कुछ, उसको सुरक्षित रखेंगे, ठीक है ना। आप देखते हैं पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, है ना। तो 55A उनको दायित्वाधीन बनाती है, जिसकी अभिरक्षा में वो व्यक्ति है वो उसके स्वास्थ्य का और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। और सेक्शन 56 कह रहा है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 56 कह रहा है कि या पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल without unnecessary delay and subject to the provision herein contained as to bail take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station। धारा 56 कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बारसदक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, ठीक है। वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में उसके अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अगर वो मामला जमानती है, जमानत दी जा सकती है, तो उसको बताएगा कि भाई श्योरिटी बुला लो, हम उनको जमानत पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। क्लियर है? 56 कह रहा है कि बारसाधक अधिकारी जो थाना इंचार्ज है उसके समक्ष पेश करेगा या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। और 57 कह रहा है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। यहाँ 57 में बताया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको आप 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते। कौन नहीं रख सकता? पुलिस नहीं रख सकती। पढ़ते हैं 57 क्या कह रहा है। No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। तो 57 ये कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ठीक है उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के समक्ष 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। तो देखिए वो समय तो निकाल दिया जाएगा 24 घंटे में से जो गिरफ्तारी के स्थान से लेके और मजिस्ट्रेट कोर्ट तक लाने में लगता है। वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, ये डिपेंड करता है कि उसको अरेस्ट कहाँ से किया गया और अरेस्ट किए जाने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने में जो समय लग रहा है उस समय को एक्सक्लूड करते हुए 24 घंटे से अधिक समय तक यदि रखना है तो उसके लिए 167 में जो प्रावधान हैं जो आगे पढ़ेंगे उसमें आपको विशेष आदेश लेना पड़ेगा। उसके अभाव में आप किसी भी दशा में उसको 24 घंटे से अधिक डिटेन नहीं कर सकते। ये धारा 57 बता रही है। जय मिस्टर सैफी, धारा 57 क्लियर हुई?
सर विशेष से तो मतलब ये होगा कि अगर प्रोबेशन पे कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो जो जर्नी का टाइम है किसी अदर स्टेट में कहीं पर है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जी नहीं, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वहाँ आप एक रिमांड होता है, कैसा ट्रांजिट रिमांड भी तो होता है ना एक। भाई मान लीजिए आपने अरेस्ट किया उसको, कलकत्ता से अरेस्ट किया मान लीजिए, सपोज कीजिए, और लाना है आपको सहारनपुर सीजीएम कोर्ट में उसको। यहाँ का एक्यूज़ था, कलकत्ता फरार होकर भाग गया था, वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया उसको। तो वहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा, उसको जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा वहाँ से एक ट्रांजिट रिमांड ले लिया जाएगा, यात्रा रिमांड जिसको बोलते हैं। तो वो समय सारा, अब वो 12 दिन, मतलब उसमें 12 घंटे लगे, 24 घंटे लगे, जितना भी समय लगेगा वो समय तो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 57 में। फिर उसको यहाँ 24 घंटे से ज़्यादा आप निरुद्ध नहीं रख सकते। समझ आ गया जी। सेक्शन 58 कह रहा है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। ये कह रहा है ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और if he so directs to the sub-division magistrate the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective station, whether such persons have been admitted to bail or otherwise। तो 58 ये कह रहा है कि पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं जनपद में, उन पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारियों का ये कर्तव्य होगा धारा 58 के तहत कि वो अपने थाने की सीमाओं के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं बिना वारंट के, उनकी सूचना जो है वो किसे देगा, जिला मजिस्ट्रेट को देगा। या जिला मजिस्ट्रेट के अभाव में वो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, अगर आदेश ऐसा किया हुआ है कि भाई दूरी का मामला है तो उस दूरी के मामले में वहाँ सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट आपका बैठा हुआ है तो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट को आप वो रिपोर्ट दे दीजिए। ये कह रहा है कि पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर, किसके, डीएम ही ऐसा निर्देश देगा कि भाई मेरी बजाय मेरा सबऑर्डिनेट बैठा हुआ है, आप उसको रिपोर्ट देंगे तो उसको रिपोर्ट दी गई, मुझको रिपोर्ट दी गई मानी जाएगी। ठीक है। उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। मतलब जमानत ले ली गई हो तो भी और ना ली हो तो भी सबकी रिपोर्ट करेगा। मतलब कि जिसको जेल भेजा जा रहा है केवल उसकी नहीं। अगर मान लीजिए 42 में किसी को अरेस्ट किया और फिर नाम पता बताने पे उसका मामला क्लियर हो गया और फिर जमानती उसने दे दी, उसको छोड़ दिया उन्होंने, तो उसकी भी रिपोर्ट करेगा भारसाधक अधिकारी। 41 वालों की तो करेगा, सेक्शन 42 वालों की भी रिपोर्ट करेगा। क्लियर है। 59 कह रहा डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड। कह रहा नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। 59 कह रहा है कि पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। अब कोई व्यक्ति अगर पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको बुक कर दिया है, कागज़ों में एंट्री हो गई है, तो उसके बाद धारा 59 कह रही है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसके बंधपत्र पर, या तो उससे बॉन्ड लिया जाएगा, बंधपत्र आप सभी समझते होंगे, या जमानत पर, या उस अगर बेलेबल कोई मसला है तो वो उससे बेल ले ली जाएगी कि ठीक है भाई आपको बेल दे रहे हैं, या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा अन्यथा नहीं। या फिर आप मजिस्ट्रेट से आदेश करा के लाइए और मजिस्ट्रेट साहब आदेश करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब कहीं का आदेश करते हैं, जमानत का ही तो आदेश करते हैं। तो 59 कह रहा है कि या तो उसको अपने बंधपत्र पे छोड़ा जाएगा, या फिर उसको बेल दी जाएगी, या फिर जमानत के लिए विशेष आदेश करा के लाया जाएगा। कहाँ से? कंसर्न मजिस्ट्रेट से। और सेक्शन 60 कह रहा है कि पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स और इज रेस्क्यूड द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वॉज रेस्क्यूड मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। तो धारा 60 कह रही है कि निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ने की शक्ति। तो कह रहे कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी अरेस्ट से या तो वो खुद भाग जा रहा है या उसको छुड़ा लिया गया है किसी उसके साथियों के द्वारा, तो धारा 60 कह रही है कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा अपने कब्जे में लेके पकड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं तक भागो, वहीं तक पुलिस को धारा 60 ने पावर दी है
कि उसको आप दोबारा पकड़ के अपने कब्जे में ले लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसकी उपधारा 2 कह रही है 60 की, ये कह रही है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 shall apply to arrest under subsection 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest। हाँ ये बताइए अरेस्ट। सर अगर वो आउट ऑफ इंडिया ही बाहर चले गए थे, मतलब भाग के अगर वो बॉर्डर क्रॉस वगैरह कर लेता है, फिर क्या कुछ वो कंडीशन में क्या करेगी पुलिस? जी देखिए, एक तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कीजिए सदब, जब मैं कोई सेक्शन को पढ़ रहा हूँ तो उस दौरान इंटरविन ठीक नहीं है क्लास को करना। आप धैर्य रखें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब मैं सबसेक्शन 2 को पढ़ रहा हूँ और आप बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। समझ रहे ना आप? सर नहीं, ये नेटवर्क की वजह से आपके पास बात पहुंचती है, लेकिन मैं पूछती तभी हूँ जब आप चुप हो जाते हैं, फिर मैं पूछती हूँ। हाँ तो अभी तो मैं सबसेक्शन 2 को पढ़ रहा था और आप उसका भी वेट नहीं कर रहे थे कि सबसेक्शन 2 सर पढ़ लें, उसके बाद मैं अपना मत रखूँ। मैं किसी को भी क्लास में बोलने से मना नहीं करता हूँ। आप यहाँ इस क्लास का फ़ायदा यही है कि हम लोग स्वस्थ चर्चा करें कानून पे, है ना। लेकिन थोड़ा सा ये डेकोरम आप मेंटेन करके चलें कि जब मैं पढ़ रहा हूँ या कोई चीज़ बता रहा हूँ तो थोड़ा वेट करें, धैर्य रखें। अरे जो विदेश भाग जाएगा उसकी व्यवस्था भी पुलिस करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, उसका पता लगाएगी कहाँ है ना। उसके लिए उस देश से हमारा क्या संबंध है, कोई प्रत्यर्पण संधि है, कुछ नहीं है, हमारा अपराधी उनके यहाँ है, उससे कैसी डीलिंग होगी, ये हर देश के साथ हमारे अलग अलग संबंध हैं, ठीक है। और फिर एक रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू होता है इंटरपोल के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अभी आप केवल जहां जितना बताया जा रहा है सीआरपीसी का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो आपके सवाल हैं, सवालों का स्वागत है, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है धारा 47 में हमने क्या पढ़ा था, 47 क्या कह रही है एनू? 47 हमने पढ़ा था, 47 क्या कह रही है सीआरपीसी की? ये कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति अरेस्ट किया गया है। ठीक है। तो यहाँ जो 60 का जो 1 है उसमें ये बताया गया है कि उसको दोबारा अरेस्ट करने के लिए धारा 47 के तहत जो पावर दी गई थी, हम दरवाज़ा तोड़ के घुस जाएं, खिड़की तोड़ के घुस जाएं, तलाशी लें, है ना, तो वो सारी पावर यहाँ 60 में भी है, 47 वाली। मतलब ये नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम अरेस्टिंग पे ही मिलेगी 47 की पावर। 47 की पावर 60 में भागे हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए भी सेम पावर 47 वाली यूज करेगा पुलिस अधिकारी। क्लियर है फिरोज जी? जी सर। और 60A कह रहा है भाई, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। ये कह रहा नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। और धारा 60A जो है ये 2008 में इंसर्टेड की गई है और धारा 60A कह रही है कि जो गिरफ्तारी की जाएगी वो स्ट्रिक्टली इस संहिता के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य प्रवर्त विधि, मान लीजिए कोई अन्य प्रवर्त विधि है और उस विधि में कोई अरेस्टिंग की वहाँ व्यवस्था दी गई है, तो या तो सीआरपीसी, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सीआरपीसी है, और अगर कहीं स्पेशल मामले में अरेस्टिंग की कोई प्रक्रिया दी गई है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो 60A कह रहा है सीआरपीसी के उपबंधों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये कठोरतापूर्ण किया जाएगा। समझ रहे हो ना? 60A का मंतव्य समझ गए कि जो गिरफ्तारी की जाएगी वो या तो सीआरपीसी के उपबंधों के तहत क्षमता जो प्रदान की गई उसके अकॉर्डिंगली होगी या फिर किसी अन्य प्रवर्त विधि के अनुसार की जाएगी, अन्यथा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ठीक है, ये आप आज की क्लास में हमने अध्याय 5 समाप्त कर दिए हैं सीआरपीसी के, और कल की क्लास से अध्याय 6 को हम स्टार्ट करेंगे। और आज भरत सर की क्लास नहीं होगी। आप सभी को शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट सर।